Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about pharmacokinetic lecture number 3. ओके सो आज की इस लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट द मेटाबॉलिज्म. ओके सो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म को हम अदर वर्ड में कह सकते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन. ओके सो व्हाई बायो ट्रांसफॉर्मेशन? एज द नेम इंडिकेट इट इज़ बायो ट्रांसफॉर्मेशन. एंड हमेशा एक चीज़ जरा याद रखो, मेटाबॉलिज्म का सिंपल जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का अर्थ होता है चेंज करना. ओके जब कोई भी चीज़ चेंज होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं. ओके सो मान लीजिए अगर मेटाबॉलिज्म को मैं आपको समझाना चाहूँ. ओके मेटाबॉलिज्म का अर्थ हमने क्या दिया? चेंज दिया. अब मान लीजिए ये हो गया एक एक्स स्टेट. ओके एक्स स्टेट. अब इस एक्स स्टेट से अगर मैं वाई स्टेट को चला जाऊंगा तो मेरा जो अवस्था होता है वो परिवर्तन हुआ कि नहीं? परिवर्तन हुआ. लेकिन यहाँ पर अवस्था का परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ड्रग का परिवर्तन हो रहा है. सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ. ओके सो एक्स स्टेट से हमने वाई स्टेट को चेंज कर दिया. उसी तरह से जब हम मेटाबॉलिज्म को अदर वर्ड में हम क्या कह सकते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यही कह सकते हैं. मेटाबॉलिज्म को हम अदर वर्ड में क्या कहते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. अब ये बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ. अब लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? लाइफ का चेंज होना. भाई ट्रांसफॉर्म होना मतलब क्या है? लाइफ का चेंज होना. अब हम खुद एक लाइफ पोजेस करते हैं. अब यहाँ पर लाइफ का मीनिंग है क्या है? ये हम लाइफ किधर रहती है? हमारे बॉडी में रहती है. भाई लाइफ जो प्राण ऊर्जा होता है वो कहाँ पर रहती है? बॉडी में रहती है. अब बॉडी में हम क्या ले रहे हैं? ड्रग ले रहे हैं, क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज होता है तब जा कर के ड्रग लेते हैं. अब ड्रग लेने के बाद हमेशा याद रखो, ज़रूरी नहीं कि मेटाबॉलिज्म हो. ज़रूरी नहीं कि मेटाबॉलिज्म हो. बहुत ऐसे क्षेत्र होता है जहाँ पर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है. ओरल ड्रग में भी होता है. जो एक्टिव ड्रग होता है उसमें जनरली मेटाबॉलिज्म इतना नहीं होता है बट इतना नहीं होता है. लेकिन आपको बायो वर्ड समझाने के लिए, ओके ये बायो वर्ड को समझाने के लिए मैं ये सारा चीज़ बता रहा हूँ. ओके सो बायो मीन्स लाइफ. एंड लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है वो कहाँ पर है? हमारे बॉडी में है. एंड बॉडी में हम क्या ले रहे हैं? ड्रग ले रहे हैं. अगर ड्रग ले रहे हैं तो इसका चेंज मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म. आई बात समझ में? बॉडी में हम क्या ले रहे हैं? ड्रग ले रहे हैं. जब ड्रग ले रहे हैं तो क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है. ठीक है ना? एंड ये मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है? लीवर में होता है, किडनी में भी होता है, आपका इंटेस्टाइन में भी होता है. बहुत ऐसे जगह होता है जहाँ पर आपका मेटाबॉलिज्म होता है. तो मेटाबॉलिज्म आपका कहाँ कहाँ पर हो रहा है? किडनी में भी हो रहा है, इंटेस्टाइन में हो रहा है, लंग्स में भी हो रहा है, प्लासेंटा में हो रहा है. लेकिन इसका जो मेन साइट है वो कहाँ पर है? प्राइमरी साइट इज लीवर. तो ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है, हमेशा एक चीज़ याद रखो, ड्रग का जो मेन मेटाबॉलिज्म साइट होता है वो कहाँ पर होता है? लीवर में होता है. ठीक है ना? एंड ड्रग इज ऑल्सो ए बायोलॉजिकल सब्सटेंस. ड्रग क्या होता है? एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस. अब आप कहोगे कि सर ड्रग तो सिंथेटिक सोर्सेस भी आता है, सेमी सिंथेटिक सोर्सेस भी आता है. हाँ ये करेक्ट है. ड्रग इज नॉट फुल्ली ए बायोलॉजिकल सब्सटेंस, बट समझाने के लिए यहाँ पर क्योंकि बायो वर्ड आ रहा है तो बायोलॉजिकल सब्सटेंस हम बोल रहे हैं. ओके आई होप अंडरस्टैंड. ओके नाउ मेटाबॉलिज्म का सिंपल अर्थ क्या होता है आपको मैंने समझा दिया कि मेटाबॉलिज्म मतलब चेंज होना.
एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हमारे बॉडी में जब ड्रग जाता है, अच्छा हमारे बॉडी में क्या होता है, लाइफ पोजेस करता है। अब मैं डिटेल ये सारा चीज़ आपको समझा दिया कि लाइफ कैसे पोजेस होता है बॉडी में, उसके बाद ड्रग का कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करो। अच्छा, मेटाबॉलिज्म होने के लिए मेटाबॉलिज्म को आप जनरली क्या, आपके दिमाग में क्या क्लिक होता है? सो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल अल्टरेशन ऑफ अ ड्रग। मतलब जब हम बॉडी में कोई भी ड्रग लेंगे तो लीवर क्या करेगा, लीवर में मेटाबॉलिज्म, मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म कैरिड आउट होता है। तो लीवर क्या करेगा, लीवर को थोड़ी ना पता है कि आप ड्रग ले रहे हो या कोई और ले रहे हो, लीवर को कुछ इससे वास्ता नहीं। तो लीवर क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। लीवर क्या करेगा, लीवर आपका क्या करेगा, आपका ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है इसे सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। एंड मोर टॉक्सिक जो सब्सटेंस होता है उसे क्या करेगा, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। ओके, एंड एक्टिव ड्रग को ये इनएक्टिव ड्रग कर सकता है, एंड इनएक्टिव ड्रग को ये क्या कर सकता है, एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट कर सकता है। तो लीवर में ये सारा प्रोसेस कैरिड आउट होता है, ठीक है। एंड जनरली अगर हम देखेंगे, द मेटाबॉलिज्म ऑफ ए ड्रग यूजुअली कन्वर्ट, अगर हम बॉडी में ड्रग ले रहे हैं तो लीवर क्या करेगा, ड्रग को हमेशा कन्वर्ट करेगा। क्यों कन्वर्ट करेगा, क्योंकि देखो भाई, आपको मान लीजिए फीवर हुआ है, मान लीजिए आपको फीवर हुआ है, तब आप क्या करोगे, पैरासीटामोल लोगे, पैरासीटामोल लोगे। जब आप पैरासीटामोल लोगे तो ऐसा तो नहीं पैरासीटामोल आपके बॉडी में रहेगा भाई, ड्रग आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के बाद वो क्या करेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा। जब फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा उसके बाद क्या करेगा, वो एक्सक्रीशन होगा। लेकिन एक्सक्रीशन करने से पहले, एक्सक्रीशन क्या ऐसे ही हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, आपका एलिमिनेट हो जाता है, या एक्सक्रीशन हो जाता है। एंड एक्सक्रीशन जनरली कहाँ से होता है, या तो यूरिन से होगा या तो फेकल मैटर के माध्यम से होगा, ठीक है ना। अच्छा, यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि जो लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होता है, ओके। अच्छा, लिपिड सॉल्युबल ड्रग का एक चीज़ पॉइंट आउट करो, लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होता है, ओके, लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होता है वो क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, उसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। एंड वो क्या करता है, इजीली क्रॉस आपका ब्लड वेसल, आपका सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकता है। अच्छा, ड्रग का दो टाइप का नेचर होता है, एक होता है लिपिड सॉल्युबल एंड एक होता है वाटर सॉल्युबल। तो जो लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होता है उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि वो इजीली क्रॉस कर सकता है आपका बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन। एंड ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ आपका बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। आई बात समझ में, ये सेल मेम्ब्रेन बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है,
इसीलिए जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल नेचर का होता है वो इजीली क्रॉस कर पाता है। नाउ ओके, सो लिपिड सॉल्युबल ड्रग को जब हम टेकन करते हैं, जब हम लेते हैं, तो लीवर क्या करेगा, उस ड्रग को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करेगा। अब ऐसा भी कहानी नहीं कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग को हमारा जो बॉडी है वो एक्सक्रीट नहीं कर सकता है। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बाइल के माध्यम से आपका फेकल मैटर, ओके, फेकल मैटर के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर सकता है। मतलब आपका जो मल होता है, ओके, मल के थ्रू इसे एक्सक्रेट कर सकता है लिपिड सॉल्युबल। बट आप मुझे बताओ, मल से ज़्यादा अच्छा कहाँ पर आएगा एक्सक्रीशन? यूरिन में आएगा। तो यूरिन में आने के लिए लिपिड सॉल्युबल ड्रग को क्या करना पड़ेगा? वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब लिपिड सॉल्युबल ड्रग को हम वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट करेंगे तब जा कर के क्या होगा, ये यूरिन के माध्यम से पास हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, लिपिड सॉल्युबल ड्रग को हम जनरली क्या कह सकते हैं? लिपिड सॉल्युबल ड्रग को हम जनरली कह सकते हैं आपका ऑन आयोनाइज्ड ड्रग, ठीक है ना, ऑन आयोनाइज्ड ड्रग। एंड वाटर सॉल्युबल ड्रग को हम क्या कह सकते हैं? आपका आयोनाइज्ड ड्रग, आयोनाइज्ड ड्रग, ठीक है ना, आयोनाइज्ड ड्रग। एंड इसी वाटर सॉल्युबल ड्रग को हम और क्या कह सकते हैं? आपका पोलर ड्रग, आपका पोलर ड्रग कह सकते हैं। एंड लिपिड सॉल्युबल ड्रग को हम क्या कह सकते हैं? नॉन पोलर ड्रग। आई बात समझ में? ठीक है ना। सो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है कि ऑन आयोनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल ड्रग को हम क्या कह सकते हैं? ऑन आयोनाइज्ड कंपाउंड को हमें क्या करना पड़ेगा? आयोनाइज्ड कंपाउंड करना पड़ेगा। तब जाकर के ये क्या होगा? इजीली रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये बॉडी से क्या होगा? इजीली रिमूव होगा। और ये काम कौन करेगा? आपका लीवर करेगा। लीवर में क्या होता है? लिपिड सॉल्युबल ड्रग को हम क्या करते हैं? वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट करते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म करते हैं। उसके बाद ये यूरिन के माध्यम से हमारे बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है ना। अब देखो, ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका 3 प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो 3 चरणों में होता है। पहला चरण जो होता है वो होता है आपका एक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट। मतलब एक होता है एक्टिव ड्रग, दूसरा होता है एक्टिव मेटाबोलाइट, ठीक है ना। एंड दूसरा होता है आपका इनएक्टिव ड्रग, मतलब प्रो ड्रग टू आपका एक्टिव मेटाबोलाइट। तो यहाँ पर देखो 2 चीज़ आपका सेम आ गया, एक्टिव मेटाबोलाइट एंड एक्टिव मेटाबोलाइट। एंड लास्ट वन इज योर एक्टिव ड्रग टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट, जो कि होता है आपका मेन पाथवे। मोस्ट ऑफ द ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो जनरली इसी पाथवे को कैरिड आउट करते हैं, मतलब एक्टिव ड्रग टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट, ओके। एंड हमेशा याद रखो, ड्रग जब भी एलिमिनेट होगा वो पहले क्या होगा? पहले वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट होगा। अगर इनएक्टिव मेटाबोलाइट होगा तब जा कर के क्या होगा? इसका एक्सक्रीशन होगा। मतलब किसका एक्सक्रीशन? आपका ड्रग का एक्सक्रीशन होगा। तो हियर आर सम लिस्ट ऑफ द ड्रग कैटेगराइज्ड इनटू एक्टिव ड्रग एंड एक्टिव मेटाबोलाइट। एंड इनमें से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ओके। सो ये हो गया आपका एक्टिव ड्रग का सेक्शन एंड ये हो गया आपका एक्टिव मेटाबोलाइट का सेक्शन, ओके। एंड अभी आप पूछोगे कि एक्टिव ड्रग एंड एक्टिव मेटाबोलाइट के बीच में फ़र्क क्या होता है? एक्टिव
सॉरी एक्टिव ड्रग एंड एक होता है आपका एक्टिव मेटाबोलाइट। ओके, इसके बीच में फर्क क्या होता है? देखो, जो एक्टिव ड्रग जो होता है ना, जो एक्टिव ड्रग होता है वो क्या होता है, उसका वो डायरेक्ट जाकर के सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करता है, उसका लेस मेटाबॉलिज्म होता है, उसका लेस मेटाबॉलिज्म होता है। लेकिन जो एक्टिव मेटाबोलाइट होता है वो जनरली क्या होता है, उसका मेजर पोर्शन, उसका मेजॉरिटी ऑफ ड्रग ये क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है ना। इनफैक्ट ये जो वर्ड मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट मतलब क्या होता है, मेटाबोलाइट कहने का ये मतलब हो गया लीवर में मेटाबॉलिज्म जो भी ड्रग का कैरिड आउट होता है उसके बाद उस ड्रग को क्या बोला जाता है, आपका मेटाबोलाइट बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक्टिव ड्रग एंड एक्टिव मेटाबोलाइट। अब देखो यहाँ पर एक्टिव ड्रग में आपका क्या आ गया, एक्टिव ड्रग में आपका आ गया एमिट्रिप्टिलिन। ओके, सो एमिट्रिप्टिलिन हो गया आपका एक एक्टिव ड्रग एंड इसका एक्टिव मेटाबोलाइट क्या होता है, नॉरट्रिप्टिलिन। मतलब आपको अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि एमिट्रिप्टिलिन इज ए एक्टिव ड्रग एंड व्हाट इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ एमिट्रिप्टिलिन, अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ एमिट्रिप्टिलिन, ओके, तो आपको उत्तर देना है नॉरट्रिप्टिलिन। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह से कोडीन का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या होगा, मॉर्फिन, डाइजेपाम का ऑक्साजेपाम, डिजिटॉक्सिन का डिगॉक्सिन, इमिप्रामिन का डेसिप्रामिन, फेनासिटिन का पैरासीटामोल, प्रिमिडॉन का फेनोबार्बिटन, स्पाइरोनोलैक्टोन का कानिरिनॉन, आलोप्यूरिनॉल का आलोजांथिन एंड मॉर्फिन का मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड, सेफोटैक्सिम का डेसासेटाइल सेफोटैक्सिम, प्रोकेनामाइड का एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड। ये हो गया आपका लिस्ट ऑफ 12 एक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट। देन होता है आपका इनएक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट, मतलब एक्टिव फॉर्म। तो इसमें आपका आ गया प्रोग्वानिल। प्रोग्वानिल होता है एक इनएक्टिव ड्रग, इनएक्टिव ड्रग को बोला जाता है प्रो ड्रग। ओके, अगर मैं कहूँगा यहाँ पर इनएक्टिव ड्रग, इनएक्टिव ड्रग को क्या बोला जाता है, आपका प्रो ड्रग भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो प्रोग्वानिल हो गया आपका एक इनएक्टिव ड्रग एंड दिस इनएक्टिव ड्रग ऑफ प्रोग्वानिल एंड हिज काउंटर पार्ट ऑफ एक्टिव फॉर्म हो गया आपका साइक्लोग्वानिल। ठीक है ना। प्रोग्वानिल एक इनएक्टिव ड्रग एंड इस इनएक्टिव ड्रग का जो एक्टिव फॉर्म होता है, मतलब लीवर में जब ये जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोग्वानिल में। हमेशा याद रखो, जब हम प्रोग्वानिल को ओरल रूट में या किसी भी रूट में अगर लेंगे जिसमें कि फास्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ओके, तो इसमें तो फास्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली होगा। तो प्रोग्वानिल अगर हम लेंगे तो ये लीवर में जाकर के क्या कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोग्वानिल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। उस तरह से लेवोडोपा, ओके, लेवोडोपा क्या होगा, डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेवोडोपा का एक्टिव फॉर्म क्या हो गया, डोपामाइन। एनालाप्रिल का एक्टिव फॉर्म क्या हो गया, एनालाप्रिलट। ओके, उसी तरह से एसिक्लोविर का क्या होगा, एसिक्लोविर ट्राइफॉस्फेट, एसिक्लोविर ट्राइफॉस्फेट। उसी तरह से सुलिंडाक, सुलिंडाक का एक्टिव फॉर्म क्या हो गया, सल्फाइड मेटाबोलाइट। उसी तरह से प्रेडनिजोन का क्या हो गया, प्रेडनिजोलन। सल्फासालाजिन का क्या हो गया, 5 अमाइनो
सैलिसिलिक एसिड। उसी तरह से अल्फा मिथाइल डोपा का क्या होगा, अल्फा मिथाइल नॉर एपिनेफ्रिन, अल्फा मिथाइल नॉर एपिनेफ्रिन। उसी तरह से क्लोपिडोग्रेल, क्लोपिडोग्रेल का आपका जो एक्टिव फॉर्म होगा वो होगा थायो मेटाबोलाइट्स। ओके, देन डिपिवेफ्राइन, डिपिवेफ्राइन का जो एक्टिव फॉर्म होगा वो होगा आपका एपिनेफ्रिन। ओके, उसके बाद बैकम्पिसिलिन, बैकम्पिसिलिन का एक्टिव फॉर्म हो गया आपका एम्पिसिलिन। देन साइक्लोफॉस्फामाइड का एक्टिव फॉर्म हो गया आल्डोफॉस्फामाइड एंड एक्रोलिन। ओके, साइक्लोफॉस्फामाइड का क्या हो गया, आल्डोफॉस्फामाइड एंड एक्रोलिन। ठीक है, तापर उसके बाद फ्लोरोयूरासिल, फ्लोरोयूरासिल का एक्टिव फॉर्म हो गया फ्लोरोयूरिडिन। ओके, देन मर्कैप्टोप्यूरिन का एक्टिव फॉर्म हो गया मिथाइल मर्कैप्टोप्यूरिन। इसके मर्कैप्टोप्यूरिन, यहाँ पर भी मर्कैप्टोप्यूरिन है एंड यहाँ पर भी मर्कैप्टोप्यूरिन है, बस इसके पीछे आपको मिथाइल ग्रुप एडिशन कर देना है। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। मर्कैप्टोप्यूरिन का एक्टिव फॉर्म याद रखना बहुत इजी है, इसके पीछे मिथाइल लगा लो तो ये हो जाएगा आपका इनएक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट्स। एंड ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होता है, या इसे हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म का जो रिएक्शन होता है उसका टाइप जनरली 2 टाइप होता है। ओके, जनरली ड्रग का जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होता है, मतलब हमारे बॉडी में ड्रग जाने के बाद जो उसका चेंजेस होता है, चेंजेस मतलब एक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट, इनएक्टिव ड्रग टू एक्टिव, इनएक्टिव ड्रग मतलब प्रो ड्रग टू एक्टिव फॉर्म, एंड दूसरा हो गया आपका एक्टिव ड्रग टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट। ओके, तो ये होता है आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन 2 टाइप का है मेजरली, एक होता है फेज 1 रिएक्शन एंड दूसरा होता है आपका फेज 2 रिएक्शन। सो ड्रग का जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होता है वो जनरली 2 भागों में डिवाइडेड किया जाता है, एक होता है आपका फेज 1 रिएक्शन एंड दूसरा होता है आपका फेज 2 रिएक्शन। ओके, सो हमेशा याद रखो ड्रग जब फेज 1 रिएक्शन में जाता है वो जनरली क्या होता है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हमारा जो ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो जनरली एक्टिव ड्रग टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट, जो कि एक मेन पाथवे हुए, इसी पाथवे में क्या होता है ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है एंड यही पाथवे हमेशा क्या होता है आपका कैरिड आउट होता है। ठीक है ना, तो ड्रग जब फेज 1 रिएक्शन में जाएगा तो वो क्या होगा, इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, एंड इनएक्टिव मेटाबोलाइट अगर कंडीशन आएगा, मैंने प्रीवियसली क्या बताया था, इनएक्टिव मेटाबोलाइट अगर होगा तो बॉडी में कोई काम नहीं। भाई आप इनएक्टिव हो तो कोई काम नहीं, अब आपने जितना काम करना चाहिए था उतना काम आपने कर दिया। अब इनएक्टिव जो मेटाबोलाइट होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है। ओके, या तो कुछ परसेंट होगा जो फेकल मैटर के थ्रू जाएगा या यूरिन के थ्रू जाएगा। ओके, तो इसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। लेकिन कुछ इनएक्टिव मेटाबोलाइट होता है जो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है। अब जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है वो क्या करेगा, फेज 2 रिएक्शन में चला जाएगा। अब फेज 2 रिएक्शन में अगर चला जाएगा वो फिर से क्या होगा, फेज 2 रिएक्शन में इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड मैंने क्या आपको बताया था कि अगर इनएक्टिव मेटाबोलाइट होगा तो वो क्या होगा, उसका एक्सक्रीशन होगा। अब एंड ये हो गया एक साधारण चीज़, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं कि ड्रग हमेशा फेज 1 रिएक्शन में चले जाए। कुछ ड्रग होता है जो कि फेज 2 रिएक्शन में डायरेक्ट एंट्री मारता है एंड फेज 2 रिएक्शन में डायरेक्ट एंट्री मारने के बाद
ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इनएक्टिव मेटाबोलाइट में जब ये चेंज हो जाता है तब जा कर के ये एक्सक्रीशन भी होता है। ओके, सो यहाँ पर अच्छा, फेज 1 रिएक्शन को हम क्या जनरली बोलते हैं? फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पर एक कंपाउंड में या तो कोई फंक्शनल ग्रुप का एडिशन किया जाता है या तो रिमूवल किया जाता है, ठीक है ना। या इसको बोला जाता है नॉन सिंथेटिक रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन को बोला जाता है फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन और इसको बोला जाता है नॉन सिंथेटिक रिएक्शन। एंड फेज 2 रिएक्शन को बोला जाता है आपका कॉन्जुगेशन रिएक्शन और इसको बोला जाता है सिंथेटिक रिएक्शन, ठीक है ना, सिंथेटिक रिएक्शन। फेज 2 रिएक्शन इज नोन एज सिंथेटिक रिएक्शन एंड फेज 1 इज नोन एज नॉन सिंथेटिक रिएक्शन। ओके, सो इसको शॉर्ट फॉर्म में अब देखो, हमने क्या करा, ड्रग को इनटेक किया। अब ड्रग को इनटेक करने के बाद ये फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन को चला जाएगा। अब फेज 1 रिएक्शन में ड्रग क्या हो सकता है? एक्टिव ड्रग हो सकता है, इनएक्टिव ड्रग हो सकता है। जब ड्रग फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन में जाएगा तो ड्रग हमेशा याद रखो एक्टिव ड्रग भी हो सकता है एंड यहाँ पर मैंने लिखा नहीं लेकिन आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, इनएक्टिव ड्रग भी हो सकता है। ओके, अगर ये एक्टिव ड्रग अगर फेज 1 रिएक्शन में फिर भी रहा तो ये चला जाएगा फेज 2 रिएक्शन में। क्यों चला जाएगा? क्योंकि ड्रग को हमें एलिमिनेट भी करना है ना, तो ये फेज 2 रिएक्शन में चला जाएगा। जब फेज 2 रिएक्शन में जाएगा तो ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इनएक्टिव मेटाबोलाइट में जब कन्वर्ट होगा तब क्या होगा? एक्सक्रीशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को और भी ग्राफिकली मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। तो यहाँ पर देखो, ड्रग हमने लिया। अब ये जो डायग्राम है वो लीवर है, तो लीवर में मेटाबॉलिज्म हो गया। मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो इनएक्टिव प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? एक्सक्रीशन होगा। किस तरह से एक्सक्रीशन होगा? यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीशन होगा या तो बाइल के थ्रू एक्सक्रीशन होगा। बाइल के माध्यम से जो एक्सक्रीट होगा वो जनरली आपका लिपिड सॉल्युबल नेचर का ड्रग होगा एंड यूरिन के माध्यम से जो एक्सक्रीट आउट होगा वो जनरली आपका वाटर सॉल्युबल होगा। एंड मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो टॉक्सिन इंटरमीडिएट जो होता है, वो जो टॉक्सिक पदार्थ जो रह जाता है वो यूरिन के माध्यम से क्या होता है? एक्सक्रीट आउट होता है, क्योंकि किडनी उसे फिल्टर करके बाहर कर देगा, ठीक है ना। अब देखो, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को, मेटाबॉलिक रिएक्शन को दो भागों में डिवाइडेड किया जाता है। मैंने प्रीवियसली बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। एक होता है फेज 1 रिएक्शन, दूसरा होता है फेज 2 रिएक्शन। ओके, अच्छा, ये जो लीवर में हमने क्या जाना, लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है, मैक्सिमम ड्रग का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, ठीक है ना। अब लीवर में जो मेटाबॉलिज्म होता है, ड्रग या फूड किसी का भी अगर मेटाबॉलिज्म हो वो अपने आप नहीं होता है। सो उसमें क्या होता है? डिफरेंट एंजाइम एंड डिफरेंट रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, तब जाकर के लीवर में क्या होता है? एंजाइम बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म होता है। तो लीवर में ड्रग या फूड का ऐसे ही ब्रेकडाउन नहीं होता है। सो देयर आर डिफरेंट रिएक्शन कैरिड आउट, देयर आर डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शन आर कैरिड आउट. So now today lecture we understand what type of enzymatic reaction or what type of chemical reaction are carried out inside the liver. Okay, so phase 1 जो reaction होता है, okay, so metabolic reaction divided into two parts. First part is known as your phase 1 reaction and second part is your known as फेज 2 रिएक्शन. यहाँ तक बात समझे. फेज 1 रिएक्शन में जनरली आपका माइक्रोजोमल एंजाइम एंड नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना. ये बात आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठनी चाहिए. फेज 1 रिएक्शन में माइक्रोजोमल एंजाइम
एंड नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। अब इस चीज को एक ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे, ऑर्चर्ड ट्रिक। ओके, सो ओ से क्या आएगा, ऑक्सीडेशन, आर से रिडक्शन, सी से साइक्लिजेशन, ए से आएगा हाइड्रोलिसिस, ए से आएगा एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोजिलेशन, एंड डी से आएगा डीएमिनेशन। ठीक है ना, तो इसका ट्रिक हो गया ऑर्चर्ड, ओ से ऑक्सीडेशन, आर से रिडक्शन, सी से साइक्लिजेशन, ए से हाइड्रोलिसिस, ए से एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोजिलेशन, एंड डी से हो गया आपका डीएमिनेशन। ठीक है ना। अच्छा, देन फेज टू में कौन सा एंजाइम आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, एक होता है माइक्रोजोमल एंजाइम, दूसरा होता है नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम। लेकिन फेज 1 में क्या होता था, माइक्रोजोमल एंजाइम भी इन्वॉल्वमेंट था एंड नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम भी था। लेकिन फेज 2 में क्या होगा, ये चीज डिवाइडेड हो गया, मतलब माइक्रोजोमल एंड नॉन माइक्रोजोमल। ठीक है ना। एंड ये जो ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, साइक्लिजेशन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपका केमिकल रिएक्शन है। एंड ये माइक्रोजोमल नॉन माइक्रोजोमल क्या होता है, ये आपका एंजाइम होता है। ठीक है ना। अच्छा, माइक्रोजोमल फेज 2 में, फेज 2 भी दो भागों में डिवाइडेड है, एक होता है माइक्रोजोमल, दूसरा होता है नॉन माइक्रोजोमल। माइक्रोजोमल जो होता है वो जनरली कहाँ पर होता है, ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन। ओके, सो ग्लूकोरनाइड जो कॉन्जुगेशन होता है वो जनरली मोस्ट कॉमन फेज 2 रिएक्शन होता है। इसका मतलब ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना, ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन आपका क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। सो जनरली आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस माइक्रोजोमल एंजाइम जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एज कंपेयर टू नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम। इसका मतलब माइक्रोजोमल एंजाइम आपका केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करती है। ठीक है ना। एंड ग्लूकोरनाइड जो कंजुगेशन होता है वो जनरली आपका मोस्ट कॉमन फेज 2 रिएक्शन। सो फेज 2 रिएक्शन में ग्लूकोरनाइड भी कंजुगेशन होता है एंड ये सारा भी होता है। ठीक है ना। तो फेज 2 जो रिएक्शन होता है उसमें जो सबसे जो कॉमन होता है वो यही होता है, ग्लूकोरनाइड कंजुगेशन। एग्जाम में आ सकता है, व्हिच टाइप ऑफ फेज 2 रिएक्शन इज मोस्ट कॉमन, तो अब आपको ये उत्तर देना चाहिए, ग्लूकोरनाइड कंजुगेशन आपका होगा आंसर। ओके, देन नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम में आपका क्या क्या आता है, एसिटाइलेशन आता है, ग्लूटाथियन रिएक्शन आता है, मिथाइलेशन आता है एंड सल्फेट कॉन्जुगेशन आता है। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक होता है आपका गैम्स, GAMS, गैम्स, या इसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, असिस्टेंट जनरल मैनेजर इज ए SC कास्ट। सो ए से आ गया असिस्टेंट, G से आ गया जनरल मैनेजर, M से आ गया मैनेजर, सो GM मतलब जनरल मैनेजर, एंड सल्फेट कॉन्जुगेशन मतलब SC कास्ट। सो असिस्टेंट जनरल मैनेजर किस कास्ट से आते हैं, आपका SC शेड्यूल कास्ट से आते हैं। ओके, सो ये मैंने यहाँ पर ट्रिक भी आपको दे दिया। ठीक है ना। अब चलते हैं फेज 1 रिएक्शन। अच्छा, मैंने प्रीवियसली बताया था कि फेज 1 रिएक्शन को बोला जाता है फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन और इसको बोला जाता है नॉन सिंथेटिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक कंपाउंड में या तो फंक्शनल ग्रुप को अटैच किया जाएगा या तो रिमूव किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, सो टाइप ऑफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक आपको जनरली यहाँ पर डिफिकल्टी आएगा। ये होता है आपका ऑक्सीडेशन एंड ये होता है आपका रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, इसमें आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे
तो एडिशन ऑफ क्या होगा, ऑक्सीजन, सॉरी, एडिशन ऑफ क्या होगा आपका ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो किसको रिमूव करोगे, हाइड्रोजन को रिमूव करोगे। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओके। एंड रिडक्शन में क्या होगा, वही सेम चीज रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा एंड आपका हाइड्रोजन रहेगा, सिर्फ चेंज हो जाएगा, ये दोनों चेंज हो जाएगा, ओके। सो एडिशन को लगाओ यहाँ पर एंड रिमूवल को लगाओ यहाँ पर। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन को लगाओ यहाँ पर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो यही चीज़ यहाँ पर मेंशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर ये सेम लिखा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन में जनरली क्या होता है, हम ऑक्सीजन ग्रुप को ऐड करते हैं या फिर हाइड्रोजन ग्रुप को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन हो गया आपका एक रिएक्शन एंड उस रिएक्शन में या तो हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं या हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। एंड मैंने ये आपको बताया था कि फेज 1 रिएक्शन को बोला जाता है फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन का ये मीनिंग है कि किसी एक कंपाउंड में या तो हम फंक्शनल ग्रुप को ऐड करेंगे या तो हम फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप को जो हम ऐड करते हैं, यहाँ पर देखो हमने ऐड किया एंड यहाँ पर हमने रिमूव भी कर दिया। अच्छा, ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ये कौन सी ड्रग में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। पहला होता है आपका फेनिटॉइन में होता है, फेनोबार्बिटन में होता है, प्रोप्रानोलॉल में होता है। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा आपका PQ। P से आपका आ गया फेनिटॉइन, P से आ गया फेनोबार्बिटन एंड P से आ गया प्रोप्रानोलॉल, ओके। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है वो फेनिटॉइन में होता है, फेनोबार्बिटन में होता है एंड प्रोप्रानोलॉल में भी होता है। दूसरी बात, रिडक्शन में आपका जनरली क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी मैंने समझाया। तो इसमें रिडक्शन जो रिएक्शन होता है वो जनरली किस ड्रग के साथ होता है, क्लोरामफेनिकल के साथ होता है एंड मेथाडोन के साथ होता है। तो इसका ट्रिक आप याद रख सकते हो, CM, चीफ मिनिस्टर, ओके। C से आएगा क्लोरामफेनिकल एंड M से आएगा आपका मेथाडोन। तो ये हो गया आपका ट्रिक कंप्लीट। एंड तीसरा हो गया आपका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब जब हम किसी कंपाउंड में वाटर को एडिशन करते हैं एंड उस कंपाउंड को या उस कंपाउंड को जब हम वाटर ऐड करने के बाद जब ब्रेकडाउन हो जाता है, ओके। किसी कंपाउंड में जब हम वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करते हैं तो वो कंपाउंड क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब यही होता है, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, ओके। सो हाइड्रोलिसिस का कंप्लीट मीनिंग क्या हो गया, ब्रेकडाउन ऑफ द कंपाउंड, मतलब कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो जाना बाय द एडिशन ऑफ वाटर एडिशन करने के बाद कंपाउंड अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, उस प्रोसेस को या उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोला जाता है। एंड ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जनरली कहाँ पर कॉमन होता है, आपका ईस्टर में कॉमन होता है या फिर अमाइड में कॉमन होता है। तो ईस्टर का बॉन्ड क्या होता है, RCOR, तो यही हो गया आपका ईस्टर, ओके। एंड ये ईस्टर रिएक्शन जनरली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जनरली कहाँ पर कॉमन होता है, आपका लिग्नोकेन में होता है, प्रोकेन में होता है, पेथिडिन, सक्सिनिल, कोलिन, इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कैरिड आउट होता है, ठीक है ना। अब चौथे नंबर पर आ जाइए, साइक्लिजेशन मतलब कन्वर्सन ऑफ स्ट्रेट चेन कंपाउंड इनटू रिंग स्ट्रक्चर, ओके।
मान लीजिए यहाँ पर मैंने सी ऐसा लिखा, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्ट्रेट चेन, ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेट चेन। अब इसी चीज़ को अगर मैं रिंग में इसे कन्वर्ट करूँगा तो कैसे करूँगा, ये हो गया आपका रिंग स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका रिंग स्ट्रक्चर। सो कन्वर्सन ऑफ अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड टू रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड इज नोन एज योर साइक्लिजेशन, इज नोन एज योर साइक्लिजेशन। ये होता है आपका साइक्लिजेशन। एंड साइक्लिजेशन में आपका जनरली कौन सा ड्रग इन्वॉल्वमेंट होता है, आपका जनरली प्रोगुआनिल ड्रग का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो साइक्लिजेशन रिएक्शन में कौन सा ड्रग आता है, प्रोगुआनिल आता है। एंड ये होता है डी, 5th नंबर पर आता है आपका डीसाइक्लिजेशन। डीसाइक्लिजेशन मतलब साइक्लिजेशन का उल्टा, मतलब ब्रेकिंग ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रग, ब्रेकिंग ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग टू ए स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ओके, ब्रेकिंग ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। मान लीजिए ये हो गया एक ड्रग, ओके, ये हो गया एक ड्रग एंड ये रिंग स्ट्रक्चर में अभी भी है। तो इस रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग को अगर मैं ब्रेक कर दूं, ब्रेक करने के बाद जब ये वापस में स्ट्रेट चेन कंपाउंड को कन्वर्ट हो जाता है, तब इस प्रोसेस को बोला जाता है डीसाइक्लिजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डीसाइक्लिजेशन बोला जाता है। ठीक है ना। अब आते हैं हम फेज 2 रिएक्शन। ओके, अच्छा, फेज 2 रिएक्शन को हमने क्या बोला है, फेज 2 रिएक्शन का मीनिंग हो गया आपका सिंथेटिक रिएक्शन, या फिर उसको बोला जाता है कॉन्जुगेशन रिएक्शन। ठीक है ना। फेज 2 रिएक्शन को अगर एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि फेज 2 रिएक्शन को क्या बोला जाता है, फेज 2 रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, तब आपको अगर वहाँ पर मेंशन रहेगा सिंथेटिक रिएक्शन, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन, कॉन्जुगेशन रिएक्शन, ग्लूकोरनाइड रिएक्शन, ऐसे डिफरेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, तो अगर मेंशन रहेगा तो आपको वहाँ पर लिखना होगा, क्लिक करना होगा कि फेज 2 रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक रिएक्शन, या फिर इसको बोला जाता है कॉन्जुगेशन रिएक्शन। ठीक है ना। सो कॉन्जुगेशन रिएक्शन में पहला आता है आपका ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन। ओके, तो पहले हम फेज 2 रिएक्शन को क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेशन रिएक्शन। तो आज हम कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी जानेंगे, उस कॉन्जुगेशन रिएक्शन में कौन सा एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है वो भी जानेंगे, एंड कॉन्जुगेशन रिएक्शन में कौन सा ड्रग होता है उसका एग्जाम्पल भी हम जानेंगे। तो कॉन्जुगेशन रिएक्शन में पहला आता है आपका ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन। पहला जो आता है वो होता है ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन। ओके, ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन रिएक्शन में जो एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है वो जनरली होता है क्या, यूडीपी ग्लूकोरनोजिल ट्रांसफेरेज। ओके, यूडीपी ग्लूकोरनोजिल ट्रांसफेरेज, ये एंजाइम ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड यहाँ पर कौन सा ड्रग आता है, क्लोराम्फेनिकॉल, एस्प्रिन, फेनासिटिन एंड बेंजोडायाजेपिन। इस चीज़ को याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक डेवलप किया है। ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन कहाँ गया, ग्लूकोरनाइड, ओके, शायद मैंने बनाया नहीं, हाँ, ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन। अच्छा, यहाँ पर देखो ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन में आपका जनरली कौन सा ड्रग आता है, क्लोराम्फेनिकॉल, एस्प्रिन, फेनासिटिन एंड बेंजोडायाजेपिन। अब इसे ट्रिक के साथ हम कैसे याद रख सकते हैं, ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन को जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में कौन सा ड्रग होता है। ओके, तो उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। ये ट्रिक अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे अपने हिसाब से पढ़िए, या फिर आपको अगर ये ट्रिक पसंद नहीं आता है तो आपको जैसा मर्जी वैसा पढ़िए। ठीक है ना। तो एसी में बैठने से बीपी बढ़ता है, एसी में बैठने से आपका बीपी बढ़ता है। अब इसी ट्रिक से हमारा ड्रग आएगा। ठीक है ना। ए से क्या आएगा, एस्प्रिन, सी से आएगा आपका क्लोराम्फेनिकॉल। ठीक है ना,
ए से आएगा एस्पिरिन, सी से आएगा आपका क्लोराम्फेनिकॉल, ठीक है ना। एंड बीपी से आएगा आपका बेंजोडायाजेपिन एंड पी से आएगा आपका फेनासिटिन। क्लियर हो गया। ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन में कौन सा ड्रग आता है या कौन सी ड्रग में ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन रिएक्शन कैरिड आउट होता है, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। अब चलते हैं आपका ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। ओके, कॉन्जुगेशन रिएक्शन में जो सेकंड में आता है वो जनरली आपका ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। ओके, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन रिएक्शन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्वमेंट होता है, आपका एसाइल कोएंजाइम ए ग्लाइसिन ट्रांसफेरेज। जहाँ पर हमेशा याद रखो लास्ट में अगर AAC आएगा ना, AAC, तो ये एक एंजाइम है, ठीक है ना। तो ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्वमेंट होता है वो जनरली आपका एसाइल कोएंजाइम ए ग्लाइसिन ट्रांसफेरेज। ओके, तो इसमें आपका निकोटिनिक एसिड आएगा, सैलिसिलेट, ड्रग हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन रिएक्शन को इजीली मेमोराइज करने के लिए हमने एक ट्रिक डेवलप किया है। ए न्यू सेक्सी गर्ल इज टेकिंग ड्रग इन हर कार। ए न्यू सेक्सी गर्ल इज टेकिंग ड्रग इन हर कार। अब देखो एन से हमारा आ गया निकोटिनिक एसिड, एस से आपका आ गया सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलेट, ठीक है ना। एंड डी से ड्रग यहाँ पर पूरा कॉपी पेस्ट हो गया। एंड इन हर कार से आ गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार से क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप अंडरस्टैंड। एंड तीसरा जो रिएक्शन आपका होता है वो जनरली आपका ग्लूटाथियन कॉन्जुगेशन होता है, ग्लूटाथियन कॉन्जुगेशन। एंड ग्लूटाथियन कॉन्जुगेशन में जो एंजाइम आपका इन्वॉल्वमेंट होता है वो जनरली होता है ग्लूटाथियन ट्रांसफेरेज। ओके, ग्लूटाथियन ट्रांसफेरेज कहाँ पर होता है, ग्लूटाथियन कॉन्जुगेशन में। एंड यहाँ पर जो ड्रग होता है वो जनरली पैरासीटामोल, डॉक्सोरुबिसिन, इथाक्रेनिक एसिड एंड एक हो गया फॉस्फोमाइसिन। ओके, सो ग्लूटाथियन कॉन्जुगेशन कौन से ड्रग में अगर होता है, अगर आपको ये पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा पैरासीटामोल, डॉक्सोरुबिसिन, इथाक्रेनिक एसिड, फॉस्फोमाइसिन। अब इसे ट्रिक के साथ देखो कैसे याद रखेंगे हम, कहाँ पर होता है ग्लूटाथियन रिएक्शन, ग्लूटाथियन, हाँ ग्लूटाथियन। ओके, ग्लूटाथियन कॉन्जुगेशन हमने अभी अभी पढ़ा है। ग्लूटाथियन कॉन्जुगेशन को हम ट्रिक के साथ कैसे इजीली याद रख सकते हैं। सो देखो, नाउ यू कैन गेट ए फेलोशिप इन फिजिक्स थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन। ग्लूटाथियन कॉन्जुगेशन कौन से ड्रग में होता है, इसे इजीली याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक डेवलप किया है जिसका नाम है नाउ यू कैन गेट फेलोशिप इन फिजिक्स थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन। सो डी से आएगा डॉक्सोरुबिसिन, ई से आ गया इथाक्रेनिक एसिड, पी से आएगा पैरासीटामोल, एफ से आ गया आपका फॉस्फोमाइसिन, ठीक है ना। अब एक होता है एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन। अब एसिटाइलेशन जो कॉन्जुगेशन रिएक्शन होता है उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्वमेंट होता है वो जनरली आपका एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। मैंने हमेशा क्या कहा कि लास्ट में अगर AAC वर्ड आता है, AAC लेटर आता है, तो हमेशा ये समझना चाहिए कि ये एक एंजाइम है। बार बार बोल रहा हूँ, AAC अगर लास्ट में आएगा तो ये एक एंजाइम है। तो एसिटाइलेशन रिएक्शन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्वमेंट होता है, एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। एंड इसमें कौन सा ड्रग कवर होता है, डाप्सन, आइसोनियाजिड, नाइट्राजेपाम, क्लोनाजेपाम, सल्फोनामाइड। इसको ट्रिक के साथ हम कैसे याद रखेंगे। अब देखो एसिटाइलेशन रिएक्शन, ओके, ट्रिक के साथ इजीली कैसे याद रखेंगे। आज की डेट में IAS न्यू कैंडिडेट को ट्रेनिंग दे रहा है। आज की डेट में
ISIS न्यू कैंडिडेट को ट्रेनिंग दे रहा है। हमारा कोई भी मकसद नहीं एक टेररिस्ट को प्रमोट करने का, लेकिन चीज़ों को समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर दिया गया है। ISIS मतलब आपको समझ नहीं आती, जो बहुत बर्बरता और क्रूरता अभी तक कर चुका है, ठीक है ना। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। तो अच्छा, डेट से क्या आ गया, DA मतलब डेट से आपका आ गया डाप्शन, एंड आई से क्या आ गया, आइसोनियाजिड, एस से आ गया सल्फोनामाइड, एंड ये जो न्यू से एन से क्या आ गया, नाइट्राजेपाम, एंड कैंडिडेट्स से मतलब क्या आ गया, क्लोनाजेपाम। कैंडिडेट से क्या आ गया, यहाँ पर सी है ना, तो सी से क्या आ गया, क्लोनाजेपाम, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट होता है आपका मिथाइलेशन। मिथाइलेशन एक कॉन्जुगेशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है। मिथाइलेशन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्वमेंट होता है, वो जनरली आपका ट्रांस मिथाइलेज एंजाइम इन्वॉल्वमेंट होता है। हम हमेशा याद रखो लास्ट में क्या प्रेजेंट है, आपका AC, मतलब ये एक एंजाइम हो गया। तो मिथाइलेशन रिएक्शन में ट्रांस मिथाइलेज एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड इसमें जो ड्रग कवर होता है वो जनरली हिस्टामिन, एड्रेनालिन, निकोटिनिक एसिड। अब इसको ट्रिक के साथ हम कैसे इजीली याद रख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने दिया है मिथाइलेशन रिएक्शन, इसका ट्रिक है हाँ, HAN, हाँ। हाँ से आपका याद हो जाएगा, H का मतलब हिस्टामिन, A से आ गया एड्रेनालिन, N से आ गया निकोटिनिक एसिड, वेरी सिंपल। उसके बाद आपका और कितना है, बाप रे 2-3 स्लाइड है, ओके कोई बात नहीं। अच्छा, ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, ओके, ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्वमेंट होता है। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि मेटाबॉलिज्म में 2 प्रकार के एंजाइम इन्वॉल्वमेंट होता है, एक होता है माइक्रोजोमल एंजाइम एंड दूसरा होता है आपका नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम। मेटाबॉलिज्म में 2 किस्म की एंजाइम इन्वॉल्वमेंट होती है, एक होता है माइक्रोजोमल एंजाइम, दूसरा होता है नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम। माइक्रोजोमल एंजाइम में कौन सा जनरली रिएक्शन कवर होता है, तो ऑक्सीडेशन आता है, रिडक्शन आता है, हाइड्रोलिसिस आता है, ठीक है ना। अच्छा, ऑक्सीडेशन में जनरली कौन सा एंजाइम इन्वॉल्वमेंट होता है, आपका साइटोक्रोम P450 एंजाइम होता है, दूसरा होता है फ्लाविन मोनोऑक्सीजिनेज। देखो यहाँ पर लास्ट में ASU वर्ड आ रहा है, मतलब ये एक एंजाइम है। दूसरा साइटोक्रोम P450, ये भी एक एंजाइम है जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है ना। एंड सेकंड होता है आपका फ्लाविन मोनोऑक्सीजिनेज, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा होता है ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन, ये भी इसमें माइक्रोजोमल एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। रिडक्शन में भी होता है, हाइड्रोलिसिस में होता है। अच्छा, ये जो माइक्रोजोमल एंजाइम होता है वो जनरली कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो माइक्रोजोमल एंजाइम जो होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जनरली ये प्रेजेंट रहता है। एंड ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर जनरली है, आपका लीवर में भी है, आपका इंटेस्टिनल म्यूकोजा में भी है, लंग्स में भी है, किडनी में भी है। तो जनरली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर है, प्राइमरीली आपका लीवर में है, लीवर इज द मेन साइट, ओके, ठीक है ना। तो माइक्रोजोमल एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है, लीवर में। लीवर में कौन से जगह पर, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड यहाँ पर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्वमेंट होता है, मोनोऑक्सीजिनेज होता है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम, ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम भी
आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है। दूसरा होता है आपका नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम। नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम में क्या होता है, आपका ऑल फेज 2 एक्सेप्ट ग्लूकोनिडेशन, सिर्फ ग्लूकोनिडेशन को छोड़ करके बाकी जितने भी फेज 2 जो होता है, जो रिएक्शन होता है वो जनरली इसमें रहेगा, सिर्फ ग्लूकोनिडेशन को छोड़ करके। तो ऑक्सीडेशन भी रहेगा, रिडक्शन भी रहेगा, हाइड्रोलिसिस रहेगा। ये जनरली क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है ना। एंड दीज आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हेपेटिक सेल, मतलब लीवर, एज वेल एज इन अदर टिश्यू इंक्लूडिंग प्लाज्मा में भी ये प्रेजेंट होता है। इसमें जो एंजाइम आपका जनरली कवर होता है वो जनरली एस्टरेजेस, अमाइडेजेस, फ्लावोप्रोटीन, ऑक्सीडेज एंड कॉन्जुगेट्स। ओके, तो इसमें जो एंजाइम कवर होता है नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना इम्पोर्टेंट माइक्रोजोमल एंजाइम होता है। लेकिन एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम में कौन सा जनरली आता है, एस्टरेज आएगा, अमाइडेज आएगा, फ्लावोप्रोटीन ऑक्सीडेज आएगा एंड कॉन्जुगेट्स आएगा, ठीक है ना। दूसरा होता है CYP3A4। ओके, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन साइटोक्रोम P450। ओके, साइटोक्रोम P450 क्या हो गया, ये हो गया आपका एक एंजाइम, दिस इज नोन एज ए एंजाइम। एंड इसी एंजाइम का जनरली क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम जो होता है वो जनरली यही होता है, इसका डिफरेंट फैमिली होता है। ओके, तो CY मतलब आपका साइटोक्रोम, P फॉर 450 एंड 3 हो गया आपका क्या, 3 हो गया आपका फैमिली एंड A हो गया आपका जीन, 4 हो गया आपका जीन नंबर। पहले जीन आएगा उसके बाद जीन नंबर आएगा। CY से क्या आएगा, साइटोक्रोम, P से क्या आएगा, P फॉर 40, P से क्या आएगा, P से आपका 450 आएगा एंड 3 से क्या आएगा, ये जो 3 होता है 3 हो गया इसका फैमिली, A क्या हो गया आपका जीन एंड 4 क्या हो गया आपका जीन नंबर, ठीक है ना। एंड हमेशा याद रखो ये जो साइटोक्रोम P450 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कैरिड आउट होता है वो जनरली यही होता है, CYP3A4। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, जो सीप होता है इस तरह से, सीप, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, सीप है ना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन ये वाला का सीप, इसको इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो सीप 3 कर दो, A4 क्या हो गया आपका पेपर का साइज, पेपर का साइज। अब इस तरह से आप ये याद रख सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं एंजाइम इंड्यूसर। एंजाइम इंड्यूसर मतलब जो ड्रग एंजाइम को इंड्यूस कर दे, ठीक है ना। सो इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग दैट देयर इफेक्ट विल डिक्रीजेस, देयरफॉर डोज ऑफ द ड्रग क्या हो गया, इंक्रीजेस। अब एंजाइम इंड्यूसर क्या होता है एंड एंजाइम इनहिबिटर क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट पर आओ। एंजाइम इंड्यूसर क्या होता है एंड पहले आप जानो एंजाइम इंड्यूसर। मान लीजिए ये हो गया एक X, ये हो गया एक Y ड्रग। ओके, ये हो गया X ड्रग एंड ये हो गया Y ड्रग। ओके, और मान लीजिए ये हो गया आपका एंजाइम। अब इसी एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम का एक्टिवेशन भी होता है, तो ये एंजाइम क्या करेगा, इस ड्रग के मेटाबॉलिज्म में सहायता करेगा, मतलब इस ड्रग को क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म कर देगा, ठीक है ना। इस ड्रग को मेटाबॉलिज्म करता है। भाई ड्रग का मेटाबॉलिज्म में हमें अभी अभी पढ़ा है
डिफरेंट एंजाइम आर इन्वॉल्व, माइक्रोजोमल एंजाइम इन्वॉल्व होता है, नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड देयर आर डिफरेंट रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व, सो दैट ड्रग या फूड का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो उसी तरह से ये एंजाइम क्या करेगा, इसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म करेगा। अब देखो कॉन्सेप्ट किस तरह से आता है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट किस तरह से आता है। मान लीजिए ये हो गया आपका एक्स ड्रग, ये एक्स ड्रग क्या करेगा, ये ई एंजाइम को क्या करेगा, इंड्यूस कर देगा। जब ई एंजाइम को ये इंड्यूस कर देगा तो ई क्या होगा, इसको फिर कर देगा, इसको एक्टिवेट कर देगा, इसका मेटाबॉलिज्म कर देगा। जब इसका मेटाबॉलिज्म कर देगा तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ गया ना, वाई का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया। अब मेटाबॉलिज्म अगर बढ़ गया तो ड्रग का जो इफेक्ट होता है, ड्रग का जो इफेक्ट होता है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर ड्रग का इफेक्ट अगर डिक्रीज होगा तो ड्रग का जो डोज होता है वो आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ा करके देना पड़ेगा। क्यों बढ़ा करके देना पड़ेगा, भाई ड्रग का इफेक्ट कम हो गया ना। अब ड्रग का अगर इफेक्ट ही कम हो गया तो उस इफेक्ट को पाने के लिए आपको ड्रग का डोज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एंजाइम इंड्यूसर से हमने क्या आउटपुट निकला, आउटपुट क्या निकला, आउटपुट यही निकला कि डोज ऑफ द ड्रग शुड बी इंक्रीज्ड। ओके, अब इसी सेम चीज को यहां पर देखो, इसी सेम चीज को देखो, एक्स था, वाई था, ई था। अब ई ने वाई का मेटाबॉलिज्म कर रहा था। अब ई एंजाइम ने वाई ड्रग का मेटाबॉलिज्म करने के लिए मान लीजिए 10 सेकेंड लगा रहा था। मान लीजिए, सॉरी यहाँ पर ये एग्जांपल फिट नहीं बैठता है, ओके सॉरी। मान लीजिए ई जो एंजाइम है वो वाई ड्रग का मेटाबॉलिज्म कर रहा था, ठीक है। अब एक्स ड्रग आ गया, एक्स ड्रग जब आया वो क्या किया, वो क्या करा कि ई एंजाइम को इनिबिट कर दिया। ई एंजाइम को, ये जो एक्स ड्रग था ये ई एंजाइम को इनिबिट कर दिया। अब ई एंजाइम को जब इनिबिट ये कर दिया तो ये ई एंजाइम क्या करेगा, इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या करेगा, कम करेगा। सो ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या होगा, कम होगा। जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म अगर कम होगा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म जब कम हो जाएगा तब क्या होगा, ड्रग का इफेक्ट, ड्रग का इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब ड्रग का इफेक्ट बढ़ जाएगा तो ड्रग का डोज क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एंजाइम इनिबिटर, एंजाइम इनिबिटर, ठीक है ना, एंजाइम इनिबिटर, इसका आउटपुट क्या निकला, इसका आउटपुट निकला ड्रग का डोज हमें कम करना पड़ेगा। ड्रग का डोज क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। लेकिन एंजाइम इनिबिटर में ड्रग का डोज कम करना पड़ेगा एंड एंजाइम इंड्यूसर में ड्रग का इफेक्ट क्या करना पड़ेगा, आप ड्रग का डोज क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये हो गया इसका आउटपुट। ओके, आई होप अंडरस्टैंड। नाउ यही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। एंजाइम इनिबिटर में देखो, डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग, मतलब ड्रग का मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करना पड़ेगा बाई माइक्रोजोमल एंजाइम। मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द ड्रग का जो एंजाइम, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है उसमें माइक्रोजोमल एंजाइम ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। एंड माइक्रोजोमल एंजाइम नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम के तुलना में अगर हम पार्थक्य देखें तो माइक्रोजोमल एंजाइम क्या होता है, ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है एंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ओके, ठीक है ना। तो एंजाइम इंड्यूसर में कौन सा ड्रग आता है एंड एंजाइम इनिबिटर में कौन सा ड्रग आता है,
यहाँ पर से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो एंजाइम इंड्यूसर में देखो आपका GPRS सेल फोन, ओके, GPRS सेल फोन, ठीक है ना, GPRS सेल फोन। अच्छा, जी से आ गया, अगर हम देखेंगे एंजाइम इंड्यूसर, अगर हम एंजाइम इंड्यूसर की बात करेंगे तो एंजाइम इंड्यूसर में कौन सा ड्रग आता है, तो जी से आएगा ग्राइसोफल्विन, जी से आ गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है ना, एंड पी से आ गया आपका फेनिटोइन एंड फिनाइल ब्यूटाजन, ठीक है ना, आर से आ गया रिफाम्पिसिन एंड ए से आ गया स्मोकिंग एंड पी से आ गया फेनोबार्बिटन एंड सी से आ गया आपका कार्बामाजेपिन एंड एक होता है आपका क्लोराल हाइड्रेट। अब ये जो GPRS सेल फोन, तो इस सेल को आप इधर लिख लो एंड पी से नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा क्या, GPRS सेल फोन, ठीक है ना। दूसरा होता है आपका एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर में कौन सा ड्रग आता है, सिमिटिडिन आता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आता है, सिप्रोफ्लोक्सासिन, साइक्लोस्पोरिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन। तो ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है C5। तो यहाँ पर C 1 2 3 4 5, तो C5 हो गया। देन डी से आ गया आपका डिल्टियाजेम, ई से आ गया एरिथ्रोमाइसिन, F2 मतलब 2 टाइप के ड्रग एफ के अंडर आएंगे, फ्लोक्जेटिन एंड फ्लोबोक्सामिन, ओके, एफ से आ गया फ्लोक्जेटिन एंड फ्लोबोक्सामाइन। जी से आ गया ग्रेप फ्रूट जूस एंड EFCDEFGHI, GH, एच से आ गया HIV प्रोटीएज इनहिबिटर, ओके, एच से आ गया HIV प्रोटीएज इनहिबिटर एंड I2 से आ गया इट्राकोनाजोल INH। जे को छोड़ दो, उसके बाद के आएगा, के से आ गया कीटोकोनाजोल, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना होगा, ये बहुत ईजी है। C5 तो यहाँ पर कवर हो गया, सिमिटिडिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सिप्रोफ्लोक्सासिन, साइक्लोस्पोरिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, तो C5 तो ऐसे भी कवर हो गया। उसके बाद इसको याद रखने के लिए CDEFGHI, तो I मतलब I तक आपका सेम है, बीच में आपको J को छोड़ना है एंड उसके बाद आ गया K। तो D से आ गया डिल्टियाजेम, E से आ गया इथाक्रेनिक एसिड एंड F2 से आ गया फ्लोक्जेटाइन फ्लोबोक्सामाइन, G से आ गया ग्रेप फ्रूट जूस, H से आ गया HIV प्रोटीएज इनहिबिटर, I2 से आ गया इट्राकोनाजोल INH एंड K से आ गया कीटोकोनाजोल। इसका भी निमोनिक्स में थोड़ी देर बाद डाल दूंगा, ओके, थोड़ा टाइम दो, ओके।